मायने ये नहीं रखता कि आप कहाँ पढ़े हैं, मायने ये नहीं रखता कि आप कितना दिन पढ़े हैं, मायने तो ये रखता है कि जहाँ आप पढ़े हैं उस जिस विषय में आपको पढ़ाया गया उस विषय से रिलेटेड आप कितने नॉलेज रखते हैं। चलिए आज हम लोग टाइम बर्बाद ना करते हुए आज हम लोग राज्यपाल से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। जीरो लेवल से हम लोग जानकारी को प्राप्त करना स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम लोग आज राज्यपाल से, जैसा कि हम आपको बता दें दोस्तों कि हमारे भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था मतलब सत्ता का विभाजन किया गया है। केंद्र स्तर पे एक अलग सरकार होती है और राज्य स्तर पे एक अलग सरकार होती है। केंद्र स्तर की जो सरकार होती है जो पूरे देश के जो मुखिया के रूप में काम करते हैं उन्हें हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, और जो पूरे राज्य के मुखिया के रूप में काम करते हैं उसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं। जो पूरे देश के मुखिया के रूप में काम करते हैं उसे राष्ट्रपति कहते हैं, और जो पूरे राज्य के मुखिया के रूप में काम करते हैं उसे राज्यपाल कहते हैं। आज हम लोग उसी राज्यपाल के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को कुछ अनुच्छेद बताए हैं। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद 56 कहता है कि राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल के बारे में बताता है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 57 इनकी योग्यता के बारे में बताता है। योग्यता के बारे में बताता है कि राज्यपाल बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 कहता है, उनके वेतन के बारे में बताता है कि राज्यपाल अपने पद पे कार्यरत रहते हैं तो उनको कितना वेतन दिया जाए, उनको कितनी सुख सुविधाएं दी जाए, इसके बारे में हम लोग डिटेल यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, इनके कार्यकाल क्या होते हैं, इनका वेतन क्या होता है। राज्यपाल होने के नाते अर्थात राज्य के मुखिया होने के नाते इन्हें कौन कौन ऐसी शक्ति दी गई है, इन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है। चलिए हम लोग इसके बारे में आज डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं पहले इनकी नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब प्रश्न ये आता है, आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इसका चुनाव क्यों नहीं होता। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसका चुनाव क्यों नहीं होता है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की चुनाव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। मानिए हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं वो पूरे एक राज्य के मुखिया के रूप में काम करते हैं, एक मुखिया के रूप में काम करते हैं। अगर इनका चुनाव होता है, अगर इनका चुनाव होता है और कोई भी राज्यपाल किसी एक विशेष पार्टी से संबंध रखेगा, मान लिया जाए एक बीजेपी दल का व्यक्ति राज्यपाल चुना गया, राज्यपाल चुना गया, और एक व्यक्ति जो होता है वो कांग्रेस का व्यक्ति मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री चुना गया। एक व्यक्ति राज्यपाल चुना गया और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना गया। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता है और बीजेपी पार्टी से राज्यपाल संबंध रखता है। तो राज्यपाल जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं वो अपने फायदे को नज़र में रखते हुए या तो अपने सत्ता को नज़र में रखते हुए या अपने हित में काम करने की कोशिश करेंगे बीजेपी पार्टी। और मुख्यमंत्री तो आपके कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस तो अपनी एक अलग रुतबा दिखाएगी। कहने का मतलब बीजेपी अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस अपनी रुतबा दिखाने की कोशिश करेगी। अब ऐसा संविधान तो चलेगा नहीं। एक ही राज्य में अलग अलग दल के लोग बड़े बड़े नेता के कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो वे अपनी रुतबा वहाँ दिखाएंगे, ये अपने रुतबा यहाँ दिखाएंगे, तो यह एक तनाव का कारण बन जाएगा, यह एक तनाव का कारण बन जाएगा। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इनको कोई विशेष पार्टी से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे अगर आप मानिए कि घर का किसी को मुखिया
मुखिया माना जाता है, तो उनको कौन बेटा क्या कर रहा है उनको कोई संबंध नहीं रहता है, दो सभी को एक नज़र से देखना होता है। तो जस्ट आपका राज्यपाल एक मुखिया के जैसा ही काम करता है। इसके नीचे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का सरकार बने, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री आए, इनको कोई लेना देना नहीं, बस इनका काम है एक मुखिया के रूप में काम करना। बाकी यहाँ कोई भी पार्टी आके अपनी सत्ता को संभाले, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इनका चुनाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह तनाव का कारण बन जाएगा और हमारे संविधान में इसका चुनाव करने में जो खर्च होगी वह खर्च करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग दो कारण जरूर लिख लीजिएगा कि तनाव का कारण बन सकता है और इसके प्रति जो चुनाव में जो खर्चा होगा वह खर्चा का कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो इसका जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आप चीज़ों को लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है। इनकी योग्यता क्या होती है? जैसा कि आपको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल चुना जा रहा है तो वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। पांचवा, जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि उस राज्य का राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल चुना जा रहा है उस राज्य का व्यक्ति क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम आपको बताते हैं दोस्तों। इससे पहले आप लोग ये चीज़ों को देख लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद के पद पर उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति को राज्यपाल चुना जा रहा है उससे पहले अगर वो विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर है तो उसे विधानसभा या विधान परिषद का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। एक पद से उनको मुक्ति दिलाई पहले जाएगी, वे एक पद को छोड़ेंगे तो फिर एक पद को पकड़ेंगे, एक पद को पकड़ेंगे, अर्थात विधानसभा का मेंबर बने या तो राज्यपाल बने, एक पद को उनको पकड़ना पड़ेगा। ये बात आती है अब ये उस राज्य का नागरिक क्यों नहीं होना चाहिए? उस राज्य का नागरिक इसलिए नहीं होना चाहिए दोस्तों कि अगर कोई भी राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, अगर उसी राज्य में उसे नियुक्त कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वह किसी एक विशेष पार्टी से संबंध पहले से रखता हो। चूंकि यह है एक राजनीतिक दल की बात है, पूरा राजनीतिक हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं। राज्यपाल जो चुना जाता है वह कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति को राज्यपाल चुना जाएगा, अगर उसी व्यक्ति को उसी राज्य में राज्यपाल चुन लिया जाता है तो वह राज्यपाल किसी एक विशेष पार्टी से संबंध रखता होगा। अगर वे विशेष पार्टी से संबंध रखता होगा तो उसी के पक्ष में सब काम करेगा। तो ये हमारे संविधान के लिए ठीक साबित नहीं होगा, ये हमारे संविधान के लिए घातक सिद्ध होगा। अब आता है इनकी शपथ कौन दिलाते हैं। आप इनकी योग्यता को आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, चूंकि आपको सब बाकी चीज़ें पता होगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, विधानसभा विधान परिषद का कोई भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है, सभी राज्य में नहीं है। जैसा एग्जाम्पल आपको दे तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ व सिर्फ विधानसभा है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात वे नौकरी उनके पास नहीं होनी चाहिए, सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें हम तो आपको बता चुके हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम देखते हैं कि शपथ कौन दिलाते हैं। इनको जो शपथ दिलाते हैं वो
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब बातें ये भी आती है कि शपथ लेने के दौरान वो कौन कौन ऐसी बातें बोलते हैं। वो शपथ लेने के दौरान ये बोलते हैं, 3-4 बातें बोलते हैं कि संविधान के प्रति श्रद्धापूर्वक काम करूंगा, संविधान को ध्यान में रखते, संविधान के विधि को ध्यान में रखते हुए लोगों के प्रति न्याय करूंगा। ये सारी बातें वो बोलते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। पता चल गया कि शपथ इनको कौन दिलाते हैं। अब होता है कि इनकी कार्यकाल। इससे पहले आप एक चीज़ और नोट लिख लीजिएगा दोस्तों, कि अगर कोई भी व्यक्ति को राज्यपाल चुना जा रहा है तो जरूरी नहीं कि उसे एक राज्य का राज्यपाल ही बनाया जाए। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये हम नहीं, यह संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 जब किया गया तो इसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल ना होकर के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब बात ये आती है कि क्या अगर एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल ना हो करके 2 राज्यों का राज्यपाल बन जाता है तो उनको वेतन क्या 2 राज्यों का मिलेगा? क्या वेतन, उनका भत्ता, उनके सुख सुविधाएं 2 राज्यों के बराबर का मिलेगा? तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगी। हम और आप नहीं इनका निर्धारण कर सकते हैं, इनका निर्धारण राष्ट्रपति करेगी। इनका निर्धारण राष्ट्रपति करेगी कि उनको वेतन क्या दिया जाए, उनका भत्ता क्या दिया जाए। आपको हमको समझाने का मतलब ये था कि एक व्यक्ति 1 या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। यह संविधान संशोधन जब 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में तो ये बताया गया है। अब देखिए इनके कार्यकाल के बारे में, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्षों का होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंतर तहत कहने का मतलब कि राष्ट्रपति इन्हें कभी भी इस पद से हटा सकती है, कभी भी इस पद से अपने पास बुला सकती है। तो 5 वर्ष फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल चुना गया तो उनकी जो होगी कार्यकाल वो 5 वर्ष होगी, नहीं, प्रसाद पर्यंतर के तहत होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतर के तहत होगी। राष्ट्रपति कभी भी इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई संवैधानिक प्रावधान होता है हटाने का। ये ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं, लेकिन कभी भी ये हटा सकते हैं। अब बात ऐसा आता है कि अगर आपको ऑप्शन में दिखे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 2 वर्षों का, 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, आपका एक ऑप्शन दिखे प्रसाद पर्यंतर के तहत, तो पहला ऑप्शन आपको मारना है प्रसाद पर्यंतर के तहत। अगर प्रसाद पर्यंतर आपका ऑप्शन में दिखे तो, अगर नहीं दिखे तो 5 वर्ष तो आपका है ही। तो कार्यकाल के बारे में आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इनका वेतन क्या है। इनका वेतन, तो इनका वेतन जो है दोस्तों, इनका वेतन जो पहले था वह 1,10,000 पहले वेतन था। 2018 में इनका वेतन जो है वह बढ़ा दिया गया और इनका वेतन 3.5 लाख कर दिया गया। इनका वेतन 3.5 लाख कर दिया गया। अब बात आती है कि इनका वेतन कौन निर्धारण करते हैं, तो इनका वेतन संसद निर्धारण करती है। इनका वेतन संसद निर्धारण करती है। अब हम लोग चीज़ें को देखेंगे, इनकी शक्तियाँ। यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इनकी शक्तियाँ कितनी हैं। तो इनको जो शक्तियाँ दिया गया है, इनको जो शक्तियाँ दिया गया है 4 प्रकार की इनको शक्तियाँ दी गई है। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। आप लिखें, अगर ये शक्तियाँ की बात कर रहा है तो शक्तियाँ में पहले इनको दिया गया है कार्यकारी शक्ति, दूसरा विधायी शक्ति,
और तीसरा वित्तीय शक्ति, चौथा न्यायिक शक्ति। चलिए हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप इसे चाहे तो लिख लें या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इनके शक्तियाँ के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। शक्तियाँ इनका समझना बहुत ही ज़रूरी है। यही लोग कंफ्यूज करते हैं कि कौन शक्तियाँ किसके अंतर्गत आती है। हालांकि जो हम आपको वेतन बताएं, ये वेतन घटते बढ़ते रहता है। अभी वर्तमान का आपको वेतन इतना से इतना बढ़ा दिया गया है, ये बताएं। चलिए हम आपको बताते हैं कार्यकारी शक्ति क्या है। आप लोग लिखिए कार्यकारी शक्ति। पहला है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करती है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति करती है, प्लस अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति करती है, अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति करती है। यन मंत्री कहने का मतलब आपको पता है, शिक्षा मंत्री, खदान मंत्री, बहुत सारे मंत्रियां एक राज्य में होते हैं। सारे के सारे मंत्रियों का जो नियुक्ति करने की काम करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। दूसरा, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तीसरा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चौथा, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य की नियुक्ति, उनके सदस्य की नियुक्ति जो करेंगे वो राज्यपाल करते हैं। छठा आप लोग लिखिएगा कुलपतियों का नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नियुक्ति। राज्यपाल करते हैं। छठा, आपातकाल किसी राज्य में लगाने का सिफारिश, आपातकाल किसी राज्य में लगाने की सिफारिश। राष्ट्रपति से राज्यपाल करते हैं। लाइन चली गई थी दोस्तों, जिसके कारण वीडियो को बीच में ही रोक देना पड़ा और फिर वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा। तो हम आप लोग को बता रहे थे कि राज्यपाल के कार्यकारी शक्ति के बारे में, कुछ शक्तियाँ के बारे में हम आपको बता दिए थे। आपको कुछ शक्तियाँ बच गई थी, जिसमें से हम आपको ये बता रहे थे कि अगर राज्य में आपातकाल राज्य में आपातकाल की सिफारिश करनी हो, आपातकाल की सिफारिश करनी हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। ये आपका छठा पॉइंट होगा। सातवां पॉइंट, अगर राज्यपाल को प्रशासनिक एवं विधायी प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो कि राज्य के प्रशासनिक और विधायी
प्रस्ताव की जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो राज्यपाल टाइम टू टाइम मुख्यमंत्री से यह जानकारी लेते रहते हैं। यह अधिकार है राज्यपाल को कि वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी प्रस्ताव का टाइम टू टाइम जानकारी लेते रहे हैं। तो आप लिखिएगा राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी प्रस्ताव की जानकारी ले सकते हैं। यह राज्यपाल का ये कार्यकारी अधिकार को दर्शाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि विधायी शक्ति क्या है। विधायी शक्ति क्या है, जैसा कि हम आपको बताएं कार्यकारी शक्ति के बारे में। कार्यकारी शक्ति आपको हम मोटे तौर पे 7 शक्तियां बताएं, तो ऐसे ही हम लोग विधायी शक्ति के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर हम लोग विधायी शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति में आता है कि राज्यपाल सत्र का सत्रावसान या विघटन कर सकती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये वर्ड को सुन करके कि सत्र का सत्रावसान का मतलब क्या होता है, विघटन का मतलब क्या होता है। अगर आपको चीज़ें अच्छी ढंग से समझनी हो तो इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, सत्रावसान किसे कहते हैं, विघटन किसे कहते हैं, सारी चीज़ें के बारे में हम आपको बताए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चीज़ें को हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि सत्रावसान किसे कहते हैं, विघटन किसे कहते हैं, चूंकि ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा ही होगा तो और लंबा हम नहीं करना चाहते। चूंकि हम इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं तो यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई मतलब नहीं बनती है। उसके बाद आता है कि अगर कोई भी राज्य में चुनाव होता है, विधानमंडल का गठन होता है, तो जब पहली बैठक होती है उस बैठक का जो संबोधित करती है वह राज्यपाल करती है। अर्थात विधानमंडल के प्रथम बैठक को का संबोधन राज्यपाल करती है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, अगर राज्य लेवल पे कोई भी कानून बनानी हो तो वह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाता है, फिर विधान परिषद में पेश किया जाता है। कहीं भी पहले पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में पेश किया जा सकता है, फिर विधानसभा में लाया जा सकता है। दोनों जगह से अगर प्रस्ताव पेश करने के बाद फाइनली राज्यपाल से सिग्नेचर करवाना होता है। अगर उस प्रस्ताव पे राज्यपाल सिग्नेचर कर देते हैं तो वह प्रस्ताव अब प्रस्ताव नहीं, वह कानून का रूप ले लेती है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बात कर रहे हैं। जहाँ सिर्फ व सिर्फ विधानसभा प्रणाली को अपनाया गया है, सिर्फ व सिर्फ वहाँ जो प्रस्ताव पास होगा सिर्फ विधानसभा से ही होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी राज्य में कानून की ज़रूरत पड़ती है और कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो विधानसभा में प्रस्ताव को पेश किया जाता है। विधानसभा के बाद राज्यपाल के पास इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगर इस प्रस्ताव पे विधानसभा द्वारा भेजा गया प्रस्ताव पे अगर राज्यपाल सिग्नेचर कर देते हैं तो यह प्रस्ताव अब कानून का रूप ले लेती है या
कानून का रूप ले लेती है। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा है तहाँ विधानसभा से ही सिर्फ प्रस्ताव पेश किया जाता है, और जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से प्रस्ताव को पेश करने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगर राज्यपाल इस प्रस्ताव पर स्वीकृति अपना दे देते हैं, अपना हस्ताक्षर मुहर कर देते हैं, तो यह प्रस्ताव अब प्रस्ताव नहीं कानून बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य में कोई भी कानून राज्यपाल स्वीकृति के बाद ही बनती है। राज्यपाल स्वीकृति के बाद ही बनती है। अब ऐसा नहीं कि जो विधानसभा द्वारा भेजा गया प्रस्ताव है उसको राज्यपाल हमेशा पास कर दे। उन राज्यपाल के पास भी बहुत ऐसे अधिकार हैं, उसमें से 3 अधिकार प्रमुख हैं जो वे प्रस्ताव को ना भी पास कर सकते हैं। उनका मन हो, उनको लगता है कि संवैधानिक रूप से जो प्रस्ताव भेजा गया है मेरे पास ये संवैधानिक रूप से ठीक है, तो ये प्रस्ताव को वो पास कर देते हैं। उनको ये भी पावर है कि वो ना भी पास करे, उनको ये भी पावर है कि उस प्रस्ताव को फिर विधानसभा में पुनर्विलोकन के लिए भेजे, पूर्ण विचार के लिए भेजे। 3 ऑप्शन इनके पास है, और इनको अगर चीज़ें समझ नहीं आती है राज्यपाल को उस प्रस्ताव के प्रति, तो उस प्रस्ताव को वे सुरक्षित रखते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि कोई भी प्रस्ताव अगर राज्यपाल के पास आ जाता है तो ये पास ही कर दें, ऐसा नहीं है। इनके पास भी 3 ऑप्शन होते हैं कि वे पास कर दें, इच्छा से पास कर दें, या तो अस्वीकार कर दें, या तो पुनर्विचार के लिए फिर से भेज दें, या तो उनको अगर ये प्रस्ताव के प्रति चीज़ें राज्यपाल को समझ नहीं आता है तो वे राष्ट्रपति को भेज देते हैं, राष्ट्रपति को भेज देते हैं। 5वां आप लोग लिखिएगा, मान लिया जाए कोई भी राज्य में विधान मंडल में कोई सत्र नहीं चल रहा हो। कहने का मतलब कि विधानसभा का कोई भी बैठक नहीं चल रहा हो, और उस समय कोई भी राज्य को कानून की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय प्रस्ताव जब विधानसभा में पास ही नहीं किया जाएगा, विधान परिषद में पास ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग अभी बैठक नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग अभी सत्र यहाँ नहीं चल रहा है, उस समय हमारे राज्य की कानून की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या इस समय कानून कैसे बनाया जाएगा? इस समय एक राज्यपाल को अधिकार दिया गया है दोस्तों, जिसे हम लोग अध्यादेश के नाम से जानते हैं। एक अधिकार दिया गया है जिसे हम लोग अध्यादेश के नाम से जानते हैं। ये राज्यपाल आर्टिकल 213 लगा करके किसी भी राज्य में कानून बना सकती है, लेकिन इस कानून जब बनाएगी तो विधानसभा को 6 सप्ताह के अंदर इस प्रस्ताव को पास करना होता है। विधानसभा को इस प्रस्ताव को 6 हफ्ते के अंदर पास करना होता है। छठा ये है कि आपको पता होगा कि राज्यपाल किसी भी राज्य में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करती है, नॉमिनेट कहने का मतलब ये है दोस्तों कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे एक विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकती है। 7वां आप लोग लिखिएगा कि जो कैग है, कैग अब क्या है? अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा कैग का। कैग वही सरकार धन कहाँ खर्चा कर रही है, क्या कर रही है, किसके प्रति किस मंत्रालय में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, किस में ज़्यादा खर्च जा रहा है, इस सारी की सारी जांच जो करते हैं वे कैग करते हैं। इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो के जाके देखें। जो कैग होते हैं पूरे
राज्य का सूची देते हैं कि साहब यहाँ खर्चा ये हुआ, यहाँ खर्चा ये हुआ, ये डायरेक्ट जो सौंपते हैं वो राज्यपाल को सौंपते हैं, राज्यपाल को सौंपते हैं। और ये राज्यपाल विधानसभा में इस सूची को, इस डाटा को रखती है। तो यह भी राज्यपाल का ही अधिकार है कि केग द्वारा दिया गया रिपोर्ट को विधान सभा में वो रखे, विधानसभा में वो रखे। 8वां आप लोग लिखिएगा, मान लिया जाए विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद पे कार्यरत ना हो। आपको ये चीज़ें आपको पता होगा कि मान लिया जाए विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद पे कार्यरत नहीं है तो उनके पद को उपाध्यक्ष संभालेंगे। चीज़ें आपको भी समझ आती है, लेकिन बात ऐसी आती है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष भी ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, उस स्थिति में अध्यक्ष का काम उपाध्यक्ष करते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों नहीं है तो उसका काम कौन करेंगे? तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि उसी विधानसभा में एक मेंबर को अध्यक्ष के रूप में कार्यरत करवा देंगे और एक को उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत करवा देंगे। अर्थात अनसदस्य कहने का तात्पर्य यह है कि विधानसभा के ही सदस्य को, एक को अध्यक्ष बना देंगे, एक को क्या करेंगे? अध्यक्ष बना देंगे, और एक को उपाध्यक्ष बना देंगे। ये अधिकार दर्शाता है राज्यपाल की विधायी शक्ति का ये अधिकार है। चलिए, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गया होगा। अगर चीज़ें समझ आती हैं आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चीज़ें समझ आने के बाद आपको पूरी तरह से आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, अपने तरह से चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग वित्तीय शक्ति क्या है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब आता है वित्तीय शक्ति क्या है। वित्तीय शक्ति क्या है तो आप लोग को बता दें दोस्तों, वित्तीय शक्ति मतलब धन से संबंधित कितने यहाँ खर्च हैं, क्या है, अर्थात लेन देन, धन से संबंधित बातें जो आती है वह वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आती है। और वित्तीय शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। वित्तीय शक्ति लेन देन की बात है, धन की बात है, पैसे की बात है। तो जितने भी जो राज्य में धन की आदान प्रदान होती है, धन कहाँ द्वारा खर्च किया जाता है, ये सारे के सारे जो शक्ति, उनका जो समीक्षा करने की शक्ति है वह राज्यपाल को दिया गया है। इसमें से एक आता है दोस्तों धन विधेयक। धन विधेयक एक आता है। धन विधेयक एक इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिएगा। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक जब भी विधानसभा में लाया जाता है, धन विधेयक जब भी विधानसभा में लाया जाता है तो विधानसभा में लाने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य होती है। देखिए, कुछ ऐसे विधेयक हैं इसे विधानसभा में लाने से पहले राज्यपाल की स्वीकृति पहले होती है। अगर कोई कानून बनानी हो तो वह विधेयक पहले विधानसभा में आता है, विधान परिषद में आता है, फिर राज्यपाल के पास जाता है। लेकिन धन विधेयक जब आता है तो पहले राज्यपाल की स्वीकृति होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, उसके बाद विधानसभा में आता है। तो ये धन विधेयक से रिलेटेड चीज़ें बातें हो गई। आपको वित्तीय शक्ति के बारे में, धन से संबंधित बातें पढ़नी है, उसी में से आता है धन विधेयक। चीज़ें आपको बता चुके हैं कि धन विधेयक पहले राज्यपाल के पास भेजा जाता है, राज्यपाल की अगर स्वीकृति मिल जाती है तो विधानसभा में पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद में नहीं पेश किया जाता है, पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं न्यायिक शक्ति के बारे में। न्यायिक शक्ति के बारे में, न्यायिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है कि अगर कोई भी राज्य का अपराधी अपराध कर दिया है तो उनकी दंड को ये क्षमा कर सकते हैं, उनकी दंड की समय सीमा को वो कम कर सकते हैं, उनकी जो दंड दिया जाएगा उसकी समय को वो बढ़ा सकते हैं, अर्थात स्थगन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी राज्य का अपराधी अपराध कर चुका है, अपराध कर दिया है, तो राज्यपाल को यह हक है कि वे उस अपराधी का समय सीमा
कम कर सकता है, समय सीमा कम कर सकता है, उनकी अपराध को कम कर सकता है, उनकी अपराध को कम कर सकता है, उनके अपराध का स्थगन कर सकता है। क्या कर सकता है? स्थगन कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी जैसी अपराध हो गई हो तो राज्यपाल इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता है। इसमें सिर्फ फांसी का जब अपराध होता है तो सिर्फ वह सिर्फ राष्ट्रपति इस अपराध को रोक सकती है, फांसी की अपराध को। बाकी जो अन्य अपराध होते हैं राज्य लेवल पे, उनको अधिकार राज्यपाल को दिया गया, उनकी समय सीमा को कम कर सकता है, कुछ समय के लिए उनकी अपराधी का अपराध उनको सजा देने से रोक सकता है, उनकी समय सीमा को कम कर सकता है, उनको स्थगन कर सकता है। दूसरा ये है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, ये न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी न्यायाधीश होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, इनका नियुक्ति हाई कोर्ट के साथ राज्यपाल विचार विमर्श करके करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश का जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल हाई कोर्ट के साथ विचार विमर्श करके करते हैं। आप कुछ चीज़ों को लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप भी बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे कि राज्य की जो वास्तविक शक्तियां होती है, क्योंकि आपको पता है कि नामित प्रकार की शक्तियां राज्यपाल के पास होती है और वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि राज्यपाल जो अपने शक्तियां का जो उपयोग करते हैं वो अधिकतर शक्तियां का उपयोग अपने अधीनस्थों के द्वारा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ अधीनस्थों कहने का मतलब ये है कि मंत्रियों के तहत करते हैं, मुख्यमंत्री के तहत करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राज्यपाल के पास नामित प्रकार की शक्ति होती है और मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के पास नामित प्रकार की शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, जस्ट उसी तरह से राज्यपाल के पास यहाँ नामित शक्ति होती है और मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। हम लोग कुछ समय के लिए हम लोग तुलना कर सकते हैं राष्ट्रपति को राज्यपाल से और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से, अर्थात राष्ट्रपति को राज्यपाल से और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से। हालांकि ये छोटे स्तर पे हैं, वो बड़े स्तर पे हैं, चीज़ें यही है। एक चीज़ें आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, आप लोग सारी चीज़ें तो आप लोग देख लिए, यहाँ प्रश्न ये आता है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल की अगर मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे ऐसा किसी भी राज्य में हो, नहीं तो राज्य की स्थिति दयनीय हो जाती है। अगर ऐसी हो जाती है, अचानक हो जाती है, तो राज्यपाल के उस पद को कौन संभालेंगे? तो वो जो पद को संभालते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए राज्यपाल बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब इनकी हम लोग देखते हैं कि सुविधाएं क्या है। तो इनकी सुविधाएं जो दी जाती है दोस्तों, इनको निःशुल्क आवास दिया जाता है, आने जाने का खर्च दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इन्हें निःशुल्क आवास रहने के लिए एक अच्छा सा घर दिया जाता है, आने जाने का खर्चा दिया जाता है जिसे हम लोग आत्रा भत्ता कह सकते हैं, आत्रा भत्ता दिया जाता है, टेलीफोन की सुविधाएं दी जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है, बाकी तो वेतन दिया ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनको सुविधाएं दी जाती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की डाउट या किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक अपना क्वेश्चन
पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका राज्यपाल से रिलेटेड चीज़ें खत्म हो गई, अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में।